तो बेटा वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा हमें डिस्कस करनी है वर्क एनर्जी और पावर के सिवाय, दैट इज कोलिजन्स। बट चूंकि कोलिजन्स में भी एनर्जी का कंसेप्ट यूज होगा तो पहले वर्क एनर्जी एंड पावर हमें समझना है, उसके बाद हमें कोलिजन्स पे आना है। हम चाहें तो कोलिजन्स वाला पार्ट डायरेक्ट भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी का कंसेप्ट सिंपली काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट है, और ये तो आप लोग पहले से जानते हैं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो वो हम डायरेक्ट भी वो पार्ट कर सकते थे, और मैं कोशिश करूंगा कुछ एक कोलिजन्स पे एक रिलेटेड कुछ वीडियोस आज आपको सेंड करने की। लेकिन पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर। क्या होता है वर्क, क्या होती है एनर्जी, और क्या होती है पावर। सबसे पहले अगर हम बात करें वर्क की, वर्क करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। वर्क क्या है अभी इसको मैं मैथमेटिकली डिफाइन करूंगा, बट बिना डिफाइन के एक चीज बताता हूं, व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। आप लोगों ने बार बार सुनी होगी ये चीज, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, दैट मीन्स टू डू वर्क वी रिक्वायर एनर्जी। काम करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। मान लीजिए एक बॉडी को यहां से लिफ्ट करके ग्राउंड से मैं किसी हाइट एच पे रखता जा रहा हूं बार बार, वन बाय वन। सो व्हाट विल यू सी, मतलब अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर के बाद आप ये देखेंगे, आप खुद विजुअलाइज करें कि आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि आपका हाथ थकना स्टार्ट हो गया। ऐसा लग रहा है एनर्जी नहीं बची, बिकॉज टू डू वर्क वी रिक्वायर एनर्जी। वर्क करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। और तीसरा कंसेप्ट है पावर। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब टू डू वर्क वी रिक्वायर एनर्जी, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होना चाहिए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। तो ये तीन बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बिल्कुल सिंपल और इजी कंसेप्ट्स हैं। आपने बहुत सारी चीजें इसमें पहले भी पढ़ी हैं क्लास 9th में। मैं अभी कुछ वो रिपीट होंगी, कुछ नई चीजें ऐड ऑन करूंगा। बिल्कुल सिंपल है, और ये शॉर्ट चैप्टर है, बड़ी इजीली हम इसको जल्दी कवर कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान इस चीज का रखना है, यू शुड बी प्रॉपरली फोकस्ड। अगर फोकस्ड होंगे तो जल्दी चीजें समझ आएंगी, ठीक है। तो प्रॉपर फोकस के साथ मेक प्रॉपर नोट्स। तो मैं एक एक करके चीजें आपके सामने रखता हूं, तो एक एक करके हम डिस्कस करते जाते हैं। सो पहला बेसिक आपको समझ आ गया, टू डू वर्क वी रिक्वायर एनर्जी। जो बॉडी वर्क करती है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, जिस बॉडी पे वर्क किया जाए उसकी एनर्जी बढ़ती। मैंने इस बॉडी पे वर्क किया, इसको लिफ्ट करके एक हाइट पे लेकर गया। जब मैं इस बॉडी को लिफ्ट करके किसी हाइट पे लेकर जा रहा हूं, तो मैं इस पे वर्क कर रहा हूं, तो इसकी एनर्जी बढ़ गई। कौन सी एनर्जी बढ़ी, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है जब जब मैं इस पे वर्क कर रहा हूं। नहीं तो एक दूसरे तरीके से वर्क करूं, पीछे से इसको धक्का मारूं, तो ये बॉडी मोशन में आ जाएगी। जब बॉडी मोशन में आ जाएगी तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक। लेकिन काइनेटिक एनर्जी तक पहुंचाने के लिए हमें वर्क करना पड़ा उस बॉडी पे, ठीक है। तो जो बॉडी वर्क करती है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, उस बॉडी से एनर्जी डिप्लीट होती है, जिस पे वर्क किया जाता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये बेसिक क्लियर है सबको बेटा? यस सर। ओके, चलिए अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और व्हाइट बोर्ड पे आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बेसिक, व्हाट डू यू नो अबाउट वर्क डन, व्हाट इज वर्क। हाँ, कौन बताएगा व्हाट इज वर्क? किसी को नहीं पता व्हाट इज वर्क? The force applied in a particular distance आपको traveled. सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बताना। हाँ, इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैथमेटिकली इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट सबसे पहले अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे, व्हेनेवर एन अप्लाइड फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी इन एनी डायरेक्शन अदर देन परपेंडिकुलर टू इट। तो ध्यान से सुनो, व्हेनेवर एन अप्लाइड फोर्स, फोर्स लगे और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी हो। ऐसा ना हो कि आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, तो आप दीवार पे फोर्स लगाएंगे तो दीवार अपनी जगह से नहीं हिलेगी, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। उस केस में हमारा वर्क डन कितना होगा, 0, ठीक है। उस केस में वर्क डन क्या होगा, 0। तो whenever an applied force displaces a body, तो दो चीजें, दो कंडीशंस ऑफ वर्क की, एक तो फोर्स लगनी चाहिए, दूसरा बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आनी चाहिए, तीसरा इन एनी डायरेक्शन अदर देन परपेंडिकुलर टू इट।
ऐसा ना हो फोर्स मैं इधर लगा रहा हूं और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तब कोई वर्क डन नहीं है। एटलीस्ट इस फोर्स का कोई वर्क नहीं है, इस फोर्स का जीरो वर्क होगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री होगा। सो वंस अगेन, what is work done? Whenever an applied force displaces a body in any direction other than perpendicular to it. Whenever an applied force displaces a body in any direction other than perpendicular to it, then we say that the work is done. Clear हुआ? Yes, sir. Yes, sir. So whenever an applied force displaces a body in any direction other than perpendicular to it, we say that the work is done. So you can write it down, अपने notes बना लीजिए। Whenever an applied force displaces a body in any direction other than perpendicular to it, in any direction other than perpendicular to it, force के perpendicular ना हो displacement, other than perpendicular to it, we say work is done. We say work is done. So ये होता है work done. Work is done. तो ये तो हो गया वर्क की बेसिक डेफिनेशन। अब अगर हमें मैथमेटिकली मेजर करना हो, कुछ अलग अलग केसेस में हमने फोर्स लगाई, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुई, तो फोर्स भी लगाई, डिस्प्लेसमेंट भी हुई, और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर भी नहीं थी फोर्स के, तो इसका मतलब वर्क डन हुआ। अब कैलकुलेट कैसे करें कि ये कितने जूल का वर्क डन हुआ होगा? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पे आऊं, मैथमेटिकली वर्क डन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैथमेटिकली दो तरीके हैं, लेकिन दोनों से फाइनली फॉर्मूला हमारे पास सेम आ जाएगा, ठीक है। सपोज आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक बॉडी है, आप लेटर से इस पे आपने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, लेकिन बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हो गई एस इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो दो तरीके हैं लेटर से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा। तो पहला तरीका ये है, मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं वर्क डन इनटू इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बट अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो आप क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कुछ और है, तो आप कंपोनेंट लेंगे एस वेक्टर का इन द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लीजिए फोर्स की डायरेक्शन में। तो यहां एस से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो ये इसका कंपोनेंट यहां पे आ जाएगा, जिसको मैं अभी ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, दैट इज एस कॉस थीटा। इजंट इट सो? ये समझ आ गया एस कॉस थीटा? तो फोर्स इंटू एस कॉस थीटा, फोर्स इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज वर्क डन। तो मैथमेटिकली ये फॉर्मूला हमारे पास वर्क डन का एफ एस कॉस थीटा। इज इट क्लियर? सर कॉस कैसे आया? बेटा एस का कंपोनेंट लो ना इस डायरेक्शन में, कैसे कंपोनेंट याद नहीं है? वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यस सर आ गए। डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, तो पहले तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ये एंगल अगर थीटा है, तो दिस साइड शुड ऑलवेज बी ए कॉस थीटा। कैसे? मान लो ये x है, तो x अपॉन ए कॉस थीटा है, तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? ए कॉस थीटा के इक्वल। और फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमने रिजॉल्व किया था, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो होता है ए साइन थीटा। याद आ गया? यस सर। अब दूसरा ऑप्शन ये भी है, आप चाहें तो वर्क डन को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पहले डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लिया फोर्स के डायरेक्शन में, अब कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अल्टीमेटली सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है वर्क डन, प्रोवाइडेड दोनों की डायरेक्शन सेम हो। अगर डायरेक्शन सेम ना हो तो क्या किया जाए? तो कुछ ना करो, सिंपल सा काम करो, या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लो फोर्स की डायरेक्शन में, या फोर्स का कंपोनेंट ले लो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है एस, ये हमारा फोर्स वेक्टर है एफ, इनके बीच में एंगल थीटा है। तो अब अगर मुझे फोर्स वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो एक काम करो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करो, फोर्स वेक्टर की टिप से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये फोर्स वेक्टर का कंपोनेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बट एनीवे जो बेसिक मैंने पहले बताया, तो यहाँ पे भी ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? एफ कॉस थीटा, क्योंकि एफ इस डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बना रहा है। This implies that work done is equal to displacement into f cos theta. तो देखो यहां से भी सेम फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, work done is equal to fs cos theta. Is it clear?
Yes, sir. वर्क डन का पहला फंडामेंटल फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन टू। अच्छा, अब फोर्स वेक्टर है कि स्केलर? It's a vector. The vector. डिस्प्लेसमेंट? The vector. It's a vector. वेक्टर्स में कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें कॉस थीटा आता है? वेक्टर्स में दो तरह के Yes, sir. प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट So dot product. आता है ना, a डॉट b इज Yes. मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा। तो फाइनली वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास आ गया, इट इज आइदर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, या सिंपली कह दो फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हो सकता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कार्टेशियन फॉर्म में गिवन, और ये शायद एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में आपको मिलेंगे भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन कार्टेशियन फॉर्म। तो आप जानते हैं कार्टेशियन फॉर्म में भी हम डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। तो अल्टीमेटली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या है, वर्क डन। बट ध्यान देने वाली चीज यहां पे ये है कि अगर तो फोर्स थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है फिर तो ठीक है, बट अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो क्या किया जाएगा? अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो क्या करें? वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो अगर किसी वेरिएबल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन है, अगर मान लीजिए फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट आप या पोजीशन आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, फोर्स वर्सेस पोजीशन, एक्स कह लो या एस कह लो, और ये ग्राफ जो आपने देखा वो स्ट्रेट लाइन नहीं आया। स्ट्रेट लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं आया। अगर तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होता तो इसका मतलब था सीधा था फोर्स थ्रू आउट कांस्टेंट है। लेकिन अब लेटर से ये ग्राफ कुछ इस तरीके का ग्राफ आ गया हमारे पास, ठीक है। अब थ्रू आउट फोर्स वेरी कर रही है, ये फॉर्मूला तो कांस्टेंट फोर्स के लिए था। तो अब आप क्या करो, बीच में कोई एक पॉइंट ले लो, एक छोटा सा इंटरवल लो इस डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे। लेटर से ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये ds है। अब ये ds बहुत ही छोटी डिस्प्लेसमेंट है। वैसे तो इस दौरान फोर्स बदल रही होगी, वेरिएबल फोर्स है, लेकिन ये इतनी छोटी वैल्यू है कि हम मान सकते हैं इस दौरान फोर्स कांस्टेंट रही कितनी, f। तो इस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क डन, ds के लिए वर्क डन कितना होना चाहिए, f डॉट ds, isn't it so? yes or no? Yes, sir. तो अगर हमें टोटल वर्क डन चाहिए तो क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ dw होगा, यानी कि इंटीग्रल ऑफ f डॉट ds। तो अगर वेरिएबल फोर्स ने वर्क किया है तो आप क्या करेंगे, पूरी डिस्प्लेसमेंट को छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट में तोड़ेंगे, एक छोटी डिस्प्लेसमेंट के साथ पहले डॉट प्रोडक्ट लेंगे, बाद में हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा नेट वर्क डन। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. कांस्टेंट फोर्स तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, वेरिएबल फोर्स तो फोर्स डॉट ds को इंटीग्रेट करना है। हाँ, यहाँ पे लिमिट्स भी आप लिख सकते थे, अगर dw की लिमिट्स आएंगे इंटीग्रल ऑफ dw की 0 टू w, और यहाँ पे ds है डिस्प्लेसमेंट, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है हम x1 से लेके x2 इसकी लिमिट पुट करें, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन जिसके बीच में हमने बॉडी को डिस्प्लेस किया, राइट? Excuse me, Yes. sir. So मतलब हमें इसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है कि ऑलमोस्ट मतलब कांस्टेंट आता है। यस, क्योंकि वो इतनी छोटी डिस्प्लेसमेंट Excuse me, sir. वेरिएबल है, इतनी छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है कि हम उतनी छोटी के दौरान जो चेंज है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कि ये कांस्टेंट है। Yes. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। सर ये एक बार रिपीट करा दो, ये जो आपने इंटीग्रेशन लिखी है। देखो, मैं ये चीज कह रहा था कि अगर तो कांस्टेंट फोर्स है फिर तो वर्क डन के लिए हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो ऊपर हमने डिराइव किया, दैट इज fs cos थीटा या फिर f डॉट s वेक्टर। तो ये फॉर्मूला तो एप्लीकेबल है, लेकिन ये तब अप्लाई करेंगे अगर थ्रू आउट द मोशन फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स एक्टिंग इज कांस्टेंट, इट्स नॉट चेंजिंग विद टाइम और पोजीशन। बट व्हाट इफ फोर्स इज चेंजिंग विद टाइम और चेंजिंग विद पोजीशन, कि बॉडी चलते हुए जा रही है, यहाँ पे जब पहुंची तो इस पे फोर्स अलग एक्ट कर रही, थोड़ी आगे पहुंची तो फोर्स अलग है, ज्यादा या कम कुछ भी हो सकता, थोड़ा और आगे पहुंची तो फोर्स की वैल्यू बदल गई। तो ऐसी सिचुएशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट s को आप छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट्स में तोड़ सकते हैं। पूरी जर्नी को, बॉडी यहां से लेके यहां तक गई, ये छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट, एक छोटी ये, एक छोटी डिस्प्लेसमेंट ये, एक छोटी ये, एक छोटी ये, ठीक है। तो हर एक छोटी Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट को मैंने नाम दे दिया ds। अब लगातार फोर्स तो बदल रही है, लेकिन ये ds इतनी छोटी डिस्प्लेसमेंट है कि हम ये मान सकते हैं कि इस दौरान फोर्स नहीं बदली, फोर्स कांस्टेंट रही। Yes, sir.
क्योंकि वो बॉडी छोटी चेंज होगी, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस छोटी डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन, जिसको मैंने DW लिखा है, इस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन, वो इसी बेसिक फॉर्मूले से, F डॉट एस वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, F डॉट ds। यस, Yes, sir. हाँ। तो अब ये छोटी डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन मिल गया, तो टोटल के लिए क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना विद इन सुटेबल लिमिट्स। इनफैक्ट इंटीग्रेशन टूल पढ़ा ही तो इसके लिए, इंटीग्रेशन का मतलब क्या, चीजों को जोड़ना, इंटीग्रेट करना। तभी तो ये टूल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि आप इस तरह से भी, जैसे यहाँ वर्क डन के एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो आप छोटी सी डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकाल के उसको इंटीग्रेट करके आप टोटल वर्क डन की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब बेटा तीसरी चीज मैं बता रहा था, आप ग्राफिकली, तो पहले तो दो फॉर्मूले बिल्कुल सिंपल है, यहाँ तो F डॉट एस या F डॉट डी एस का इंटीग्रल। अब ग्राफिकली, तो ग्राफिकली भी बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत बार अभी तक मैं डिस्कस कर चुका हूं। इन जनरल एरिया अंडर अ ग्राफ, एरिया अंडर अ ग्राफ आपको क्या वैल्यू देता है, प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज प्लॉटेड ऑन बोथ द एक्सिस। जैसे यहाँ पे y एक्सिस पे फोर्स है और x एक्सिस पे पोजीशन कहो या डिस्प्लेसमेंट कहो, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट क्या होता है, वर्क डन। सो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल ऑलवेज गिव यू द वैल्यू ऑफ वर्क डन। हाँ, कैसे? अब आप कॉमन सेंस की बात है, मान लीजिए ये कांस्टेंट फोर्स का केस लेके चल रहा हूं। इस केस में बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स एक्स एक्ट कर रही है और इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी 0 से लेकर s। हाँ, अगर ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन क्या होना चाहिए, वर्क डन शुड बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि दोनों में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, तो cos 0 इज 1। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये वाला एरिया है कि नहीं, रेक्टेंगुलर एरिया। यस सर। Yes. और अगर आप वेरिएबल फोर्स है तो आप उसको छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट्स में तोड़ो। अब इस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स मैंने मान लिया कांस्टेंट है, तो ये जो रेक्टेंगुलर एलिमेंट दिख रहा है, इस रेक्टेंगुलर एलिमेंट की लेंथ हो गई f, ब्रेड्थ होगी ds, और वैसे भी हम जानते हैं अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो f इंटू डी एस या f डॉट डी एस, अगर सेम डायरेक्शन ना हो तो क्या होना चाहिए, ये एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर एलिमेंट होगा। तो ये इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट ds का वर्क डन है। कौन सा वर्क डन, ये जो एरिया मैंने शेड किया। वैसे इसके पिछली वाली छोटी डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन क्या होगा, ये जो एरिया अभी शेड किया। इसके पिछली वाली डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन, स्मॉल ds का वर्क डन कितना होगा, ये जो कलर मैंने ब्लू कलर से शेड किया एरिया। तो ऐसा करते करते आपको बहुत सारे रेक्टेंगुलर एरिया एलिमेंट्स मिल जाएंगे। इन सभी एरिया एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो फिर क्या मिलेगा, टोटल एरिया। और सभी हर एक रेक्टेंगुलर एरिया एलिमेंट का जो एरिया था वो उस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के दौरान कितना वर्क डन हुआ वो बता रहा था। तो जब सभी एरियाज को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, Yes, sir. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द यूनिट्स। तो बेटा अब यूनिट्स की बात करते हैं, हालांकि आप पहले से जानते होंगे। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन? Newton. नो, न्यूटन बेटा फोर्स की है। Joule. Joule. जूल, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट दिस सीजीएस यूनिट? Sir, erg. हाँ, वेरी गुड, अर्ग, वेरी गुड। तो बेटा यूनिट्स जब भी हम डिटरमिन करते हैं, ये मैंने एनएलएम में भी बाद में आपको किसी एक लेक्चर में बताई थी, दो तरह की यूनिट्स होती हैं, एक होती हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स और एक होती हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स। जो यूनिट्स आपने मुझे बताई वो एब्सोल्यूट हैं, दोज आर नॉट ग्रेविटेशनल यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट्स में सिस्टम में भी हम ले सकते हैं और सीजीएस में ले सकते हैं, और सेम इज द केस विद ग्रेविटेशनल यूनिट्स, वहां पे भी एसआई सिस्टम में भी यूनिट होगी और सीजीएस में भी। एब्सोल्यूट सिस्टम में, एसआई सिस्टम में इसकी जो यूनिट है दैट इज 1 जूल, और सीजीएस यूनिट जो है वो अर्ग है, एब्सोल्यूट यूनिट्स की कैटेगरी में। चूंकि हमने कहा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, तो वर्क डन 1 जूल कब होगा? 1 जूल को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो देखो, अगर फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन हो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1 मीटर हो और थीटा की वैल्यू 0 हो, तो ये क्या बनेगा, 1 न्यूटन मीटर। तो ये जो 1 न्यूटन मीटर है यही 1 जूल होता है।
आप चाहें तो जूल को कभी भी न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, दैट इज वर्क डन। अगर आप किसी बॉडी पे 1 न्यूटन की फोर्स लगाएं और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाए, 1 ही मीटर, बट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, जहां आपने फोर्स अप्लाई की, if on applying a force of 1 newton body displaces by 1 meter in the direction of force applied, then we say that the work done is 1 joule. So in this way you can define 1 joule of work done. So will you be able to define? Yes, sir. Okay. Similarly we talk about 1 erg. 1 erg ये CGS यूनिट है, तो डाइन न्यूटन की जगह डाइन आ गया, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ गया, थीटा वही 0 डिग्री ही होगा। अगर ऐसा होता है तो ये होगा 1 डाइन सेंटीमीटर। तो हम 1 डाइन सेंटीमीटर को चाहें तो 1 अर्ग लिख सकते हैं, ठीक है। 1 डाइन सेंटीमीटर। तो थीटा को हमने 0 ही माना। अगर 0 नहीं मानोगे तो क्या होगा, 1 मिनट के लिए देख लेते हैं। मान लो थीटा आपने 90 मान लिया, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो यूनिट का तो मतलब नहीं रहेगा ना, यूनिट को डिफाइन करने जा रहे हैं, हमारी कोशिश है एक यूनिट को डिफाइन करें। अगर थीटा 90 हो जाता तो cos 90 0 हो गया। मान लो थीटा 45 है, cos 45 1/√2 है, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाती, 1/√2। बट मेरा टारगेट है मैं जूल 1 जूल को एक्सप्लेन करने का सिंपल तरीका ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे 1 लाना है। इंपॉर्टेंट इज मुझे 1 लाना है। यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर जितने भी फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाइड है, सभी फैक्टर्स की वैल्यू को 1 रखना है। किसी भी यूनिट को आप ऐसे डिफाइन करते हैं, मान लीजिए आप 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन करना चाहते हैं। आप जानते हैं फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर m1 हुआ और अगर a1 हुआ तो f1 होगा। क्या सही हूं मैं? यस। अगर m1 kg हुआ, एक्सेलरेशन 1 यूनिट तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, तो हम बोलेंगे फोर्स कितनी है जी, 1 न्यूटन। तो इस तरह से मैं 1 न्यूटन को डिफाइन कर सकता हूं। 1 न्यूटन इज दैट फोर्स व्हिच इज व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन दैट पर्टिकुलर बॉडी। इज इट क्लियर? यस सर। Similarly, 1 joule is that amount of work done. Which amount of work done? Whenever an applied force of 1 newton displaces a body through 1 meter in the direction of applied force. Cos theta 0 मतलब थीटा की वैल्यू को 0 लेने का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। हालांकि डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दूसरे तरीके से भी मान लो थीटा 45 लेके भी मैं डिफाइन कर सकता हूं, लेकिन वहां पे फोर्स मुझे 1 न्यूटन की नहीं लेनी पड़ेगी। अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं। मान लीजिए फोर्स आप लगा रहे हैं एंगल 45 डिग्री पे, ये होगी डिस्प्लेसमेंट s। लेटर से डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर, लेकिन फोर्स कितनी है, √2 न्यूटन। तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स हो गए √2, डिस्प्लेसमेंट हो गए 1 इंटू cos 45। और आप जानते हैं cos 45 कितना होता है, 1/√2। तो ये 1/√2 होगा इसकी जगह, तो ये √2 कैंसिल आउट हो गया, फिर से 1 आ गया, 1 जूल। तो आप चाहें तो 1 जूल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेनेवर एन अप्लाइड फोर्स of √2 Newton displaces a body at an angle 45 degree to the direction of force applied by 1 meter, we say that the work done is 1 joule। अब भी 1 जूल को हमने डिफाइन कर लिया, बट ये सिंपल तरीका नहीं है, ये मुश्किल है। हमें जब यूनिट्स को डिफाइन करना तो इतना सिंपल होना चाहिए, सीधा दिमाग के अंदर उतर जाए। तो हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को, राइट साइड वाले सारे फैक्टर्स को 1 लाने की कोशिश करते हैं। नहीं भी 1 लाते, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, फोर्स √2 न्यूटन थी, तो भी मैं इसको दोबारा एक दूसरे फैक्टर को 1/√2 बना दूं तो 1 बन जाएगा लेफ्ट साइड पे। अच्छा तरीका डिफाइन करने का, सिंपलिसिटी इज द ऑब्जेक्टिव, कि हम जितना सिंपल तरीके से इसको डिफाइन कर सकें। सो व्हेनेवर एन अप्लाइड फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, वी से दैट द वर्क डन इज 1 जूल। हियर वी आर डिफाइनिंग द 1 जूल ऑफ वर्क डन। 1 जूल है कितना वर्क डन, क्योंकि जब तक यूनिट इज अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन, आपको पता ही नहीं है 1 जूल कितना है, तो आपके लिए 50 जूल बोलूं या 50 लाख जूल बोलूं तो एक ही जैसी बात होगी। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। अब आते हैं बेटा ग्रेविटेशनल यूनिट्स पे। तो ग्रेविटेशनल सिस्टम में भी, यहाँ एसआई सिस्टम में भी यूनिट लिखी जाएगी ग्रेविटेशनल, और सीजीएस में भी लिखी जाएगी। एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट है 1 kg मीटर, और सीजीएस में इसकी यूनिट है 1 ग्राम सेंटीमीटर। अब आप सोचोगे ये केजी मीटर, केजी तो मास की यूनिट है, लेकिन यहां ये केजी मीटर कहां से लिया? मैंने एक लेक्चर में आपको डिस्कस किया था, आप लोगों का था ग्रेविटेशन यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो वहां मैंने फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट एसआई सिस्टम में बताई थी 1 kg फोर्स
या फिर 1 kg न्यूटन, सॉरी 1 kg वेट, 1 kg फोर्स और 1 kg वेट। हाँ, 1 kg फोर्स किसके इक्वल है? इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी ऑफ मास 1 kg ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg बाय अर्थ। मतलब वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। तो 1 kg फोर्स या 1 kg वेट कितनी फोर्स है? दैट इज बेसिकली 9.8 न्यूटन। याद आया? Yes, sir. तो इट इज 1 kg फोर्स इंटू 1 मीटर। आप चाहो तो इंटू cos 0 भी लिख सकते हो आगे। cos 0 का बस यही सिग्निफिकेंस है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। सो वेन एवर एन अप्लाइड force of 1 kg weight या 1 kg force displaces a body through 1 meter in the direction of force applied, we say that the work done is 1 kg meter. Is it clear? Yes or no? Yes. Yes, sir. Similarly आप 1 ग्राम सेंटीमीटर को भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज 1 ग्राम फोर्स और 1 ग्राम वेट इंटू 1 सेंटीमीटर into cos 0 whenever an applied force of 1 gram weight displaces a body through 1 centimeter in the direction of force applied, we say that the work done is 1 gram centimeter. Is it clear? Yes. अच्छा, Yes, sir. डायमेंशनल एनालिसिस में भी आपने 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करके देखा था। याद है कन्वर्जन फैक्टर क्या आया था? 1 So जूल, 10 to the power 8, हाँ 10 टू द पावर 8, 7. 7। न्यूटन को कन्वर्ट किया था तो फैक्टर आया था 10 टू द पावर 5। जूल को कन्वर्ट किया था, फैक्टर आया था 10 टू द पावर 7। आप चाहें तो सीधा कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन में कितने डाइन है? 10 टू द पावर 5 डाइन इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो आ जाएगा 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। 1 डाइन सेंटीमीटर इज अर्क। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब बेटा आपसे पूछा गया अगर आपसे पूछा जाए 1 kg मीटर में कितने ग्राम सेंटीमीटर होंगे? 1 kg मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम सेंटीमीटर? हाउ मेनी ग्राम सेंटीमीटर? तो यहां वही रिलेशन आएगा बेटा। देखो, अगर आप यहां पे भी करना चाहें डायमेंशन एनालिसिस भी लगा सकते हैं। अदरवाइज मैंने अभी भी कहा था इट इज 1 kg वेट इंटू इंटू 1 मीटर। अब 1 kg वेट है जो बेटा दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1000 ग्राम वेट। जो केजी और ग्राम में रिलेशन है वही केजी वेट और ग्राम वेट में है, इनटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर। समझा? और Yes, sir. 1 kg वेट में 1000 ग्राम वेट कैसे हैं? 1 kg वेट, देखो ये बेसिकली होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आएगा 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने अभी भी कहा था 1 kg वेट 9.8 न्यूटन के इक्वल है, तो ये आ गया। अब अगर मैं kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 3 ग्राम। अब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अगर आप करें तो ये आ जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? इट इज 9.8 इंटू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई है। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। 1 kg weight, that is 9.8 Newton, 980 centimeter. एक सेकेंड बेटा, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे थोड़ी सी, जस्ट अ मोमेंट। कन्वर्जन फैक्टर तो वही रहेगा, ये आ जाएगा 10 टू द पावर 5। तो यहाँ सिर्फ 10 टू द पावर 5 आना चाहिए था ना। अच्छा, सॉरी, मैंने तो डाइन में कन्वर्ट कर दिया ना, मैंने इसको डाइन में कन्वर्ट कर दिया बेसिकली। ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाइन हो गया, मुझे डाइन में कन्वर्ट नहीं करना है,
मुझे इसको इसी फॉर्म में रखना है, तो ये फिर से m इंटू जी की फॉर्म में आ गया। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है सीजीएस सिस्टम में। तो इसका मतलब ये हो गया, ये कितना है 10⁻³ ग्राम वेट। तो 1 kg वेट में 1000 ग्राम वेट होंगे। तो ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इज इट क्लियर टू ऑल? Yes. Yes, sir. डायमेंशनल एनालिसिस समझ आ गया? डायमेंशनल एनालिसिस में भी ये सब चीजें आपने की थी, तो वहां से भी अगर आप चाहें तो इसको रिलेट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा तो लिख सकते हैं वर्क डन का, वो तो पहले से आता होगा सबको। यस, Yes. ठीक है। सो नेक्स्ट इज बेटा एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। Energy is simply the ability to do work. Energy is just the ability to do work. To do work, we require energy. Energy ना हो तो वर्क नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट ये बड़ी लिमिटेड सी डेफिनेशन है एनर्जी की, एबिलिटी टू डू वर्क। ध्यान से सोचो, वर्क कौन करेगा? कोई इंसान करेगा या मशीन करेगी? है ना? कोई इंसान करेगा, मशीन करेगी, सिस्टम करेगा, अर्थ करेगी, सन करेगा, मून करेगा, कोई ना कोई वर्क कौन करेगा? वर्क वो कर सकता है जिसके पास एबिलिटी हो कि वो फोर्स लगा सके किसी दूसरी बॉडी पे। और फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम ट्रांसफर होगा तो फोर्स एक्ट करेगी। लेकिन अगर बिल्कुल यूनिवर्स के बेसिक्स पे आओ तो हमने डिस्कस किया था, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर दो ही चीजों से बना हुआ ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, दैट इज मैटर एंड एनर्जी। और बाद में आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी हमें, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, E इज इक्वल टू mc², E इज इक्वल टू mc², कि मास एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। इसका मतलब ये है कि मास और एनर्जी अलग नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग फॉर्म में इनकी मैनिफेस्टेशन हो चुकी है। E इज इक्वल टू mc² ने ये चीज प्रूव किया, ये दोनों सेम ही है। इसका मतलब अभी तक मैंने जितनी चीजों के नाम लिया, फोर्स लगाने वाली बॉडी या जिस पे फोर्स लगाई जा रही है, या कोई भी बॉडी, कोई भी सिस्टम जो वर्क कर रहा है, तो वो मैटर ना। और अभी हमने कह दिया कि मैटर बना किससे भाई? एनर्जी से। तो यूनिवर्स है ही पूरा एनर्जी का खेल है। मैटर भी एनर्जी से बना है, हाँ फॉर्म बदल के बैठा है, डिस्गाइज्ड फॉर्म में। ये दिखता नहीं है कि ये एनर्जी है, देखने में लगता है कुछ अलग तरह का है, कुछ अलग टाइप की चीज है जो हमें दिखती है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्रैक्ट करती है, या ट्रांसमिट करती है, कुछ ना कुछ करती है, दैट इज मैटर। बट बेसिकली मैटर इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहां पे ये रिलेशन जो है मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जब हम एनर्जी की बात करने जा रहे हैं तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होता है भाई? मास और एनर्जी इक्विवेलेंट है। जैसे मान लीजिए आप कहें कि मेरे पास इतना मास है, या बोलो मेरे पास इतनी एनर्जी है, बात एक ही है। जैसे आप बोलें कि मेरे पास 5 लीटर पेट्रोल है, या ऐसा बोलें कि मेरे पास यू कैन से कि जैसे मान लीजिए, सपोज लेट्स टेक एन आर्बिट्रेरी एग्जांपल कि 1 लीटर में आपकी कार की माइलेज है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर लीटर। तो आप ये बोलो मेरे पास 50 किलोमीटर चलने की एबिलिटी है, बात एक ही है ना? एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग है। तो यहां पे ये सी स्पीड ऑफ लाइट, ये भी आपको बताया हुआ मैंने, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कभी भी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा कब होता है? ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में, न्यूक्लियर रिएक्शंस में थोड़ा सा मास गायब हो जाता है, और गायब होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो एनर्जी में। रिएक्टेंट्स का मास हमेशा ज्यादा होगा, प्रोडक्ट्स का थोड़ा कम होगा। तो डिफरेंस इन मास मिल जाए, मास को अगर SI यूनिट में लेते हो केजी में, तो C की वैल्यू ये पुट कर देना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करना, तो आपको एनर्जी की वैल्यू जूल में मिल जाएगी।
लेकिन प्रैक्टिकली जब किसी न्यूक्लियर रिएक्शन की बात होगी तो पर रिएक्शन जो मास गायब हुआ होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, जो मास गायब हो गया, जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, वो जनरली एक दूसरी यूनिट में दिया होता है, 1U। U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, it stands for unified atomic mass unit, and one unified atomic mass unit is 1.67 into 10 to the power minus 27 kilogram, which is approximately the mass of one proton as well as mass of one neutron. Anyway, अब यहाँ पे एक सीधा सा फॉर्मूला है। अब अगर आपको मान लीजिए किसी ने कह दिया 0.5 एटॉमिक मास यूनिट का मास गायब हो गया, तो बताओ एनर्जी कितनी लिबरेट हुई। तो पहले आपको इस एटॉमिक मास यूनिट को केजी में कन्वर्ट करना होगा, फिर इनटू सी स्क्वायर करोगे, फिर आपको एनर्जी की वैल्यू मिलेगी, और वो एनर्जी की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी। उसके लिए ये जूल यूनिट सूटेबल नहीं है, 10 की पावर बहुत नेगेटिव आ रही होगी। तो उसके लिए डायरेक्ट याद रखो, वो सब कैलकुलेशंस करने के बाद अगर हम वन एटॉमिक मास यूनिट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखना 931.5 MeV ऑफ एनर्जी इसमें से लिबरेट होगी, MeV। अब बात आ गई कि MeV एक नई यूनिट ऑफ एनर्जी है। M तो प्रीफिक्स है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की एक छोटी यूनिट है, कितना, जितना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, सॉरी ये तो चार्ज होता है कूलम, बट इसको हम जूल लिखेंगे यहाँ। तो अब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो सेंड करूंगा जिसमें डेफिनेशन होगी डिटेल में इसकी, तो वो अभी सेंड कर दूंगा मैं। एनीवे शॉर्टकट में ये याद रखना। सो कभी भी 1 एटॉमिक मास यूनिट